नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। धामी कैबिनेट की बैठक जारी। सीएम धामी की अध्यक्षता में हो रही बैठक। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पदोन्नति पर भी चर्चा संभव। वन विभाग, पशुपालन, बाल विकास पर भी आ सकता है प्रस्ताव। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक जारी है और कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पदोन्नति पर भी चर्चा संभव है, ये बताया जा रहा है, और कई अहम प्रस्तावों पर इस दौरान मोहर भी लग सकती है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक जारी है। तमाम कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद भी हैं और सीएम की अध्यक्षता में चल रही इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर भी लग सकती है। तो ये बताया जा रहा है कि कई अहम प्रस्तावों पर इस दौरान चर्चा भी होगी और साथ ही उत्तराखंड के लिहाज से काफ़ी खास भी आज की कैबिनेट बैठक मानी जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पदोन्नति पर भी चर्चा संभव बताई जा रही है। वन विभाग, पशुपालन, बाल विकास पर भी आ सकता है प्रस्ताव। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सचिवालय में कैबिनेट की बैठक जारी है, जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जारी है। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हो रही है और कई अहम प्रस्तावों पर मोहर भी इस दौरान लग सकती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पदोन्नति पर चर्चा संभव भी बताई जा रही है। तो कई ऐसे विभाग हैं, चाहे तो वो वन विभाग हो, पशुपालन हो या फिर बाल विकास हो, जिन पर आज प्रस्ताव बनेंगे, चर्चा होगी। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के निर्णय इस बैठक में लिए जा रहे हैं, लिया जा सकते हैं? देखिए विशाल, जिस तरह देखा जाए कि जो मंत्रिमंडल की बैठक है वो 11 बजे प्रारंभ हो गई थी और उसके बाद ही अगर देखा जाए तो बैठक में जो है कई निर्णयों पर जो है चिंतन मंथन जो है वो चल रहा है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो कि मंत्रिमंडल की जो बैठक है बेहद खास है और अंदर सभी मंत्रीगण मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो है इस बैठक में मौजूद है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पदोन्नति के लिए प्रस्ताव जो है इसमें पेश हो सकता है, ये पहले से अनुमान जो है लगाया जा रहा था। और इसके अलावा वन विभाग, पशुपालन विभाग, बाल विकास विभाग, कृषि विभाग सहित अन्य विभागों के प्रस्ताव वहाँ पेश हो सकते हैं, क्योंकि अंदर चिंतन मंथन जो है वो चल रहा है कि किस तरह विभागों की नियमावली है उसमें संशोधन किया जाए, पदों को सर्जन करने के लिए किस तरह से उसमें संशोधन किया जाए। तो यानी कि अंदर जिस तरह से बैठक चल रही है, जहाँ भी बैठक चल रही है, कुछ ही देर बाद जो है स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल मौजूदा अगर बात करें तो जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पदोन्नति का प्रस्ताव जो है वो बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि महिलाओं को जो है इसमें पदोन्नति मिलेगी और लगभग जो महिलाएं लंबे समय से जो है विभाग में काम कर रही है, जिनको उम्मीद थी कि उन्हें पदोन्नति के रास्ते साफ होंगे, तो निश्चित तौर पर ये प्रस्ताव अगर पास होता है तो उनकी पदोन्नति का रास्ता साफ हो जाएगा और आने वाले वक्त में पदोन्नति मिलेगी। जी योगेश, ऐसे में क्योंकि उत्तराखंड की चार धाम जो कि रीढ़ की हड्डी है, उसको भी वापस पटरी पर लौटाना है, उसको लेकर भी क्या कुछ विचार विमर्श इस बैठक में हो सकता है? क्योंकि इस बार आपदा से भारी नुकसान भी हुआ और लोगों में उत्तराखंड आने को लेकर एक डर भी है। हाँ, बिल्कुल। देखिए कल जिस तरह से अंदर बैठक चल रही है उसमें हो सकता है कि जो पर्यटन के मंत्री हैं वो अपनी ओर से कुछ प्रस्ताव जो है इसमें रखें, ताकि आने वाले समय में जो है कहीं न कहीं जो आने वाले पर्यटक हैं उनको सुरक्षा की भावना उनके अंदर है, जो भारी संख्या में वहाँ पर पहुंचे, क्योंकि अभी हाल ही में आपदा से बड़ा नुकसान हुआ। लोगों के अंदर बिल्कुल डर है कि कहीं न कहीं इस तरह की स्थिति सामने ना आ जाए। तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि पर्यटन विभाग की ओर से किस तरह से प्रस्ताव वहाँ पेश किया जाता है कि पर्यटन जो है बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए और इस उत्तराखंड की जो सुंदरता है, जो पर्यटन क्षेत्र से आने वाले लोग हैं वो वापस लौटे। और ये कहीं न कहीं प्रयास जो है वो देखने को मिलता ही है सरकार की ओर से। फिर हम इस बैठक में जिस तरह से प्रस्ताव पेश किया जाता है उस पर सबकी नजर बनी हुई है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के प्रेमनगर में आयोजित जीएसटी बचत उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें सीएम धामी ने बाजार पहुंचकर व्यापारियों से मुलाकात कर नए जीएसटी स्लैब के बारे में फीडबैक भी लिया है और व्यापारियों से आमजन को भी घटे हुए जीएसटी के बारे में जानकारी देने का आग्रह किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने व्यापारियों से स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने का आग्रह भी किया है। उन्होंने कहा है कि हम स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देकर भारत के लोगों और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी ने स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों को अपनाकर समाज और प्रदेश के विकास में योगदान देना है। वहीं कार्यक्रम
में नागरिकों ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी की जोड़ी पर लोगों को पूरा विश्वास है। इस जोड़ी ने जनता को विकास, सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के मार्ग पर आगे बढ़ाया है। काशीपुर में 21 सितंबर की रात शहर में निकले जुलूस ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई और माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी की गई। अब पुलिस ने इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता नदीम अख्तर सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल अली खान चौक से निकाला बिना अनुमति का जुलूस वाल्मीकि बस्ती होते हुए शहर की ओर बढ़ रहा था। अचानक भीड़ बेकाबू हुई और पुलिस पर पथराव कर दिया। भीड़ में लाठी डंडों से लैस लोग भी शामिल थे। अब तक 15 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि कई अन्यों की पहचान भी की जा रही है। दिनांक 21 सितंबर की रात्रि को काशीपुर में बिना अनुमति एक जुलूस निकाला गया, जिसमें करीब 400 लोग शामिल थे, जिससे यातायात की और कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने लगी। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए और कानून का पालन कराने के लिए निर्देश दिए, लेकिन भीड़ ने पुलिस पर हमला किया और सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त किया। पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और घटना के मास्टरमाइंड नदीम अख्तर और 7 अन्य उपद्रवियों को गिरफ्तार किया तथा 10 अन्य को भी हिरासत में लिया है, जिनसे गहन पूछताछ की जा रही है। और संवाददाता अजहर मलिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजहर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की कार्रवाई अब पुलिस की ओर से देखने को मिली है? जी बिल्कुल विशाल, मैं आपको बता दूं कि एक्शन का रिएक्शन देखने को मिला है। यहाँ तरीके से बिना परमिशन के, बिना अनुमति के एक जुलूस निकाला गया था, जहां एक बवाल सा मचा दिया गया था। पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करी गई थी। इतना ही नहीं, उनके वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया गया था। लेकिन जब पुलिस एक्शन मोड पर आई, उसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है और जो मुख्य आरोपी नदीम अख्तर समाजवादी पार्टी के नेता थे, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये सीधा संदेश दिया है कि उत्तराखंड में पुलिस राज है, कोई भी गुंडा राज नहीं है। बिल्कुल जिस तरीके से हिंसा पे कंट्रोल करा है, वो वाकई पुलिस की काबिल तारीफ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी तादाद में लोग एकत्र हो गए और खुफिया विभाग को उसकी खबर नहीं पड़ी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कोई अनुमति भी नहीं ली गई थी। और इस दौरान अभी तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है अजहर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ये कैंपेन चला है आई लव मोहम्मद का, पहले सोशल साइट पर था, सोशल साइट से अब वो सड़कों पर उतर चुका है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड की सड़कों पर ये कैंपेन देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हिंसा का मामला भी सामने आया है। तो वैसे ही उत्तराखंड के काशीपुर में भी हिंसा का मामला, बिना अनुमति के ये जुलूस निकाल रहे थे, जिसको लेकर पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश करी है। पुलिस के साथ इन्होंने मारपीट कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी एक्शन दिखाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। करीबन अभी तक पूछताछ की बात करी जाए तो 2 दर्जन से अधिक लोग पुलिस की हिरासत में है। पूछताछ के लिए पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। साथ ही लगभग आधे दर्जन से अधिक लोगों को जेल पुलिस द्वारा भेज दिया गया है। जी बिल्कुल अजहर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने किच्चा उधम सिंह नगर के सिरोली कला में 2023 में अभी तक पालिका चुनाव घोषित न किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने उप जिलाधिकारी खटीमा को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश भी जारी किए हैं। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 24 सितंबर की तारीख तय की है। दिसंबर 2023 से नगरपालिका किच्छा में चुनाव नहीं होल्ड कराया गया और एडमिनिस्ट्रेटर पिछले लगभग 2 साल से वहाँ पर नगरपालिका कार्यों का संचालन कर रहे हैं। पूर्व में वहाँ के 4 वार्ड्स हैं जो सिरौली कलां क्षेत्र में पड़ते हैं, तो पूर्व में सिरौली कलां गाँव रहा है, उसको अलग करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो उस पर भी कोर्ट ने पूर्व में स्टे दिया था, लेकिन आज कोर्ट के सामने ये बिंदु उठाया गया था कि जो चुनाव है वो संविधान के मुताबिक 2023 में हो जाना चाहिए था, परंतु अभी तक नगरपालिका बोर्ड का गठन नहीं हो पाया। तो कोर्ट ने
इसमें सुनवाई अभी जारी रखी है और एक दिन बाद एसडीएम किच्छा को उपस्थित होने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता का कहना ये था कि जो सिरौली कलां के 4 वार्ड हैं उनको नगरपालिका का पार्ट बनाया गया था और लगातार वहाँ पर डेवलपमेंट एक्टिविटी नगरपालिका ने की है। पेपर लीक से गुस्साए छात्र छात्राओं ने सोमवार को कालाढूंगी उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं धरना प्रदर्शन की भी चेतावनी दी गई कि सितंबर को वे स्नातक स्तरीय परीक्षा में हुई अनियमितता के संबंध में कुंवर क्लासेस की संचालक गीता कुंवर ने नेतृत्व में दर्जनों छात्र छात्राओं ने कालाढूंगी उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा को ज्ञापन सौंपकर कहा है कि इस तरह की घटना से छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटक रहा है। छात्र दिन रात पढ़ाई करके एग्जाम की तैयारी करते हैं और पेपर लीक हो जाता है। ऐसे छात्र छात्राओं को भारी निराशा होती है। इस तरह की घटना का विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश में चल रहा है। पूरे प्रदेश में स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित की गई, जो कि पटवारी, लेखपाल, वीडियो, वीपीडीओ आदि संबंधित विषय से संबंधित थी। तो बच्चों ने इसमें लगभग 1-2 साल से बच्चे लगे हुए हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं और मामला आई है कि कुछ जगहों पर अनियमितता पाई गई और सबसे बड़ी बात तो पेपर लीक हुआ। 4-5 पेज जो है परीक्षा से 10 बजे पेपर शुरू हुआ और 11:30 बजे करीब वो प्रश्न पत्र जो है वो लीक हो गया। इसके लिए देहरादून में और राज्य के अन्य जगहों में भी जगह जगह पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो हम भी चाहते हैं, क्योंकि मैं इनकी संरक्षक हूँ और मैं गीता कुंवर क्लासेस कालाढूंगी से, तो बच्चे सुबह मेरे पास भी समस्या को लेकर के आए। दिन भर हमने चिंतन किया तो लगा कि हमारी मांगे जायज़ है। कुछ छात्र छात्राएं यहाँ पे आए थे और इनके द्वारा जो कल पेपर लीक का मामला उठ रहा है उसके संबंध में ज्ञापन मुझे प्रेषित किया गया, जिसे सक्षम अधिकारी को। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट के गोरखा नगर में सोमवार शाम को 25वें मां दुर्गा महोत्सव का लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया है। इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ नन्हे छोलिया कलाकारों ने विधायक अधिकारी का जोरदार स्वागत किया। वहीं छात्राओं की ओर से मां दुर्गा की स्तुति से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विधायक अधिकारी ने कहा है कि खोरका नगर के युवाओं की शानदार सोच के चलते दुर्गा महोत्सव भव्य रूप ले चुका है और महोत्सव को भव्य बनाने के लिए हर संभव सहयोग किया जाएगा। साथ ही महोत्सव कमेटी ने विधायक अधिकारी से गोरखा नगर में बहुउद्देशीय भवन बनाने की मांग भी की है, ताकि महोत्सव, शादी, विवाह और अन्य कार्यक्रम वहां पर आयोजित किए जा सके। यह ऐसा कोई सहयोग की बात नहीं है। मैं तो बहुत बहुत बधाई दूंगा यहाँ के युवा साथियों को और इनकी सोच को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने ऐसा कार्यक्रम करके, देखो अपना तो ये माँ से वरदान मांग ही रहे हैं और हम लोगों को भी कृतार्थ करने का मौका दे दिया, इसके लिए मैं पूरा इनको बधाई दूंगा। और दूसरा, जैसे कि अभी आपने कहा, वास्तविकता है, देखिए एक भवन की बात है, ये मुख्यमंत्री घोषणा में यहाँ पर बहुउद्देशीय भवन की बात गोरखा नगर के लिए की गई थी। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा, और उसमें भी आज तक 2 साल तक कोई कदम न उठाना, ये बस बात समझ में नहीं आती कि किस प्रकार का भेदभाव एक ही प्रदेश में लोगों के साथ हो रहा है। हम तो कहेंगे कि भाई, जब इस लोहाघाट नगर में, पूरे नगर में इतने सरकारी भवनों का निर्माण हो चुका है, आप विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर से लेकर सरकारी भवनों को देखिए तो शायद वो भी नजुल भूमि होगी। और यहाँ पर भी नजुल भूमि है, जिसको 3 साल से लटकाया जा रहा है कि भाई नहीं ये तो भूमि का नहीं है, हम आपका भवन नहीं बना सकते। तो मैं तो सरकार से भी अनुरोध करूँगा और यहाँ के जिलाधिकारी से भी मैं निवेदन करूँगा कि आप इसमें त्वरित कार्रवाई कर इसका निराकरण करें। कोटद्वार में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी अब आम जनता की लड़ाई को लेकर सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। ऐसे में स्मार्ट बिजली मीटर, लालढांग, चिल्लरखाल मोटर मार्ग के मुद्दे समेत कुल 16 बिंदुओं पर सरकार को घेरने के आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार जनता को छल रही है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जनता की परेशानियों का समाधान नहीं किया तो वो लोग बड़ी संख्या में 3 अक्टूबर से सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इसमें जो इस समय ज्वलंत समस्याओं के रूप में राज्य सरकार ने कुछ योजनाओं को लागू करते हुए फौरी तौर पर कुछ जल्दबाजी में ऐसा काम कर दिया जिससे कि आम जनमानस इस समय बुरी तरह
जो है पस्त है, त्रस्त है और वो अपने आप को एक उलझनों में घिरा हुआ महसूस कर रहा है। और इसमें सबसे पहली बात है कि स्मार्ट जो आपने मीटर लगाने की विद्युत विभाग ने कोशिश की वो बिल्कुल सरासर गलत है। जब पहले के मीटर अगर ख़राब थे तो उनको बदलने के लिए दूसरी बात होती, लेकिन वो मीटर तो सही थे तो बदलने की आवश्यकता नहीं थी। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने किसी ठेकेदार विशेष को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस काम को उनको देने का प्रयास किया और उनमें त्रुटियां बहुत है। यानी कि पहले 2 महीने का जो बिल 1500 रुपये या 2000 आता था किसी घर का, आज वो 2500 से ज़्यादा एक ही महीने का आ रहा है। इसका मतलब जो है जो मीटर लगाए गए हैं वो दोषपूर्ण हैं और क्वालिटी के मेंटेन करने में मैं समझता हूँ उनको देखा नहीं गया और जब उनको लाया गया तो उनकी जांच ठीक से नहीं की गई। तो इनको तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए लगाने के लिए और इनको बदला भी जाना चाहिए, पुरानी व्यवस्था को बहाल करना चाहिए। उधम सिंह नगर के काशीपुर का माहौल अचानक बेकाबू हो गया। बिना अनुमति निकाले गए जुलूस ने शहर को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश की। पथराव, तोड़फोड़ और पुलिस पर हमला भी हुआ, लेकिन खाकी के तेज एक्शन ने चंद मिनटों में हालत काबू कर ली और अब तस्वीर साफ है। कानून के साथ साथ बुलडोजर की गड़गड़ाहट भी गुंडों पर भारी पड़ेगी। उधम सिंह नगर में काशीपुर के अली खान इलाके में अचानक से कुछ लोगों ने आई लव यू मोहम्मद लिखे बैनर लेकर जुलूस निकाला। न प्रशासन से अनुमति थी, न पुलिस को खबर। देखते ही देखते भीड़ बढ़ी और माहौल बेकाबू हो गया। पथराव, धक्का मुक्की और पुलिस से मारपीट तक की नौबत आ गई। सूचना मिलते ही एसपी सिटी अभय सिंह मौके पर पहुंचे। भारी पुलिस बल के साथ हालातों पर काबू पाया गया। पुलिस देखिए, कल रात 8 बजे की घटना है। ये एक नदीम अख्तर नाम का व्यक्ति है जिसके द्वारा अपने कुछ साथियों के द्वारा अली खान मोहल्ले में 8 बजे के करीब में लगभग बिना किसी अनुमति के, बिना किसी सूचना के बाहर की किसी घटना का संज्ञान लेकर के और इसके द्वारा युवाओं को इकट्ठा किया गया और वहाँ जो आस पड़ोस के लोग थे उनको इकट्ठा किया गया और वहाँ भड़काऊ बातें करी गई और इसके बाद से वहाँ शांति व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया। इसने अराजकता फैलाने की कोशिश करी। इस सूचना पे वहाँ के आम लोगों के द्वारा जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई थी तो तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची और तुरंत वहाँ पे शांति व्यवस्था कायम की गई। इसके अतिरिक्त वहाँ से कुछ फोटो, वीडियो, जो सीसीटीवी कैमरे भी मिले हमें, जिसको आइडेंटिफाई करने के बाद कुछ लोगों के नाम आए हैं जिनमें से हमारी टीमें उनको पकड़ने का प्रयास कर रही हैं। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए समाजवादी पार्टी के नेता नदीम अख्तर, दानिश चौधरी, हनीफ गांधी और अन्य ज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि जुलूस में 400 से 500 लोग शामिल थे और मंच से भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे। जब रोका गया तो भीड़ ने पुलिस पर ही हमला कर दिया और सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया। बवाल के बाद अली खान इलाके में धामी सरकार का बुलडोजर भी गरज पड़ा। जिस तरह से उपद्रव हुआ, वहां अतिक्रमण पर धामी का पीला पंजा चला। संदेश साफ है, जो माफियाओं में नफरत घुलेगा उन्हें कानून के साथ साथ बुलडोजर की दहशत भी झेलनी पड़ेगी। घटना के पीछे थे जिन्होंने कि पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था और कुछ ऐसे लोग जो कि उस घटना में सम्मिलित थे जिनको हमारी आइडेंटिफिकेशन की कार्रवाई चल रही है। बाद में हमारी जो पुलिस पार्टी गई तो उनके साथ भी इनके द्वारा धक्का मुक्की की गई थी और जो सरकारी वाहन था उस पर हमला किया गया। तो उसके संदर्भ में कल रात में हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें 3 लोग नामजद हैं, नदीम और इसके 2 साथी, और बाकी अज्ञात के विरुद्ध हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें शीघ्र ही हमारे द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो साफ है, काशीपुर को दंगों की आग में झोंकने की कोशिश जरूर की, लेकिन पुलिस की सूझबूझ और खाकी की सख्ती ने हालातों को संभाल लिया और अब बुलडोजर की गड़गड़ाहट ने ये मैसेज भी दे दिया है कि काशीपुर में गुंडाराज नहीं, सिर्फ कानून और धामी सरकार का राज चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। कई सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यम वर्ग को भारत की विकास गाथा के केंद्र में रखा है। मध्यम वर्ग की ज़रूरतों और आकांक्षाओं को प्रधानमंत्री के विकास के दृष्टिकोण से एक मजबूत आवाज़ मिली है। उनके नेतृत्व में कर का बोझ कम करने, सुरक्षित पेंशन प्रदान करने और किफ़ायती आवास और दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। नियमों को सरल बनाया गया है और सेवाओं का उपयोग आसान बनाया गया है,
जिससे लाखों परिवारों को दैनिक जीवन में सरलता भी हुई है। डिजिटल टैक्स फाइलिंग से लेकर बेहतर परिवहन और स्वास्थ्य सुविधाओं तक जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर हमेशा ध्यान केंद्रित में क्या क्या है। प्रत्येक बजट और प्रत्येक सुधार ने मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने की उनकी प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित किया है, उन्हें भारत की प्रगति में एक प्रेरक शक्ति के रूप में मान्यता दी है। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग के जीवन को आसान बनाने के लिए कई ठोस कदम भी उठाए हैं। कर नियमों को सरल बनाया गया है और आयकर की दरों को कम भी किया गया है, जिससे लोगों को अपनी कमाई का अधिक हिस्सा अपने पास रखने में मदद मिली है। सरकार का फोकस स्पष्ट है, नागरिकों की बात को सुना जाए, प्रतिक्रियाओं को सरल बनाएं और प्रतिबद्धताओं का सम्मान करें। केंद्रीय बजट 2025-26 ने एक बार फिर सरकार के इसी इरादे को भी दर्शा दिया है। नई व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई आयकर नहीं है। एक वेतनभोगी व्यक्ति अब 75,000 रुपये की मानक कटौती का दावा करने के बाद बिना कर चुकाए 12.75 लाख रुपए तक कमा सकता है। छूट और कम स्लैब दरों को संयुक्त प्रभाव कई प्रभाव परिवारों के लिए शून्य कर देयता सुनिश्चित करता है। इस उपाय से घरेलू खर्च को बढ़ावा मिलने, निवेश को प्रोत्साहन मिलने और समग्र उपभोग में वृद्धि होने की भी उम्मीद है, जिसका सीधा लाभ मध्यम वर्ग को भी मिलेगा। चौबीस अगस्त 2024 को एकीकृत पेंशन योजना को भी इस दौरान मंजूरी दी गई थी। कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा देने की बात कही गई थी। 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई योजना लगभग 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इसका लाभ भी मिला है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत 90 लाख से अधिक लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।